एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज टैक्सेबल इवेंट एंड सप्लाई अंडर जीएसटी। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, वो कौन सा इवेंट होता है जहाँ पे हमारा टैक्स एकदम लगने के लिए रेडी होता है। एंड सेकेंड वन, दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी की सप्लाई क्या होता है। देखो, जब जीएसटी की बात करते हैं तो सेल नहीं आता है, सेल की जगह वहाँ पे हमेशा सप्लाई आता है, क्योंकि हम सप्लाई कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल में पढ़ना। और जिसने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं करा है, पीडीएफ के लिए चैनल ज्वाइन कर लो। और हमारे कॉलेज में एमएसटीज हो गए हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर भी मैं चैनल पे ही डाल दूंगी। वैसे तो मैं बता भी दूंगी अभी क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स। तो चलो पहले ये शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, ये क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स विच लिव्ड ऑल पॉइंट इन द सप्लाई चेन with credit allowed for any tax paid on inputs acquired for using making in the supply। देखो ये भी एग्जाम में भी आया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो पहले बता देती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जो भी हम रॉ मटेरियल में गुड परचेज करते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं, फिर आगे जाके फिनिश्ड गुड पे हमें टैक्स पे करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे हम वो रॉ मटेरियल वाला टैक्स डिडक्ट कर देते हैं क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पे कर रखा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स है जहाँ पे हम हर पॉइंट पे टैक्स पे करते हैं, और अगर आपने पहले से ही दे रखा है टैक्स तो वहाँ पे वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद GST paid on procurement of goods and services set off against the payable supply of the services, then GST is like last point retail tax। इसमें तो important question लिखा है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ता है, दैट इज फ्रॉम द इंडियन प्रोस्पेक्टिव आर्टिकल 366 वाइड क्लोज टू A of the 122nd constitutional amendment defines goods and services tax means any tax apply on goods or services both except taxes ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक। देखो जीएसटी कुछ नहीं है, जीएसटी सिर्फ सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने के लिए है, बस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जितनी भी अल्कोहल होती है ह्यूमन कंजप्शन के लिए उन पे नहीं लगता है, बाकी सब पे लगता है टैक्स। ठीक है, अब देखो इन इनडायरेक्ट टैक्स, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक होता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? जिसके ऊपर टैक्स लगता है, एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो उसको पे करता है। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या बोलता है? डिटरमाइन व्हेन टैक्स इज लिफ्ट, कि जो टैक्स है वो कब लग रहा है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे। देन इम्पैक्ट ऑफ टैक्स डिटरमाइन whom the burden of tax actually falls, कि कौन उसको एक्चुअल पे कर रहा है। सो इन ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर द टैक्स पे इन जीएसटी, जीएसटी इम्पैक्ट ऑलवेज ऑन कंज्यूमर। देखो हमारे जीएसटी में सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर थोप दिया जाता है सारा टैक्स। ठीक है, देखो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं कि जिसकी इनकम होगी वो पे करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिस पे टैक्स लगेगा वो कोई और होगा और जिसको पे करेगा वो कोई और होगा। जैसे यही होता है, होलसेल रिटेलर के ऊपर टैक्स देते हैं बट आगे जाके अल्टीमेटली हमें पे करना पड़ता है। तो अब इसको डेलिबरेटली पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम, डिटरमाइन द पॉइंट एट विच टैक्स शुड बी लिव्ड, कि कहाँ पे टैक्स लग रहा है ये डिसाइड करता है पॉइंट ऑफ टाइम। कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है टैक्सेबल इवेंट, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जब टैक्स लग रहा है, और जो टैक्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है। सो दैट अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट पता लग जाता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या बताता है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, मतलब यहाँ पे इंसिडेंस बता रहा है कि टाइम, एग्जैक्ट टाइम क्या है जब आपका टैक्स लग रहा है। तो इससे क्या पता लग जाता है टैक्सेबल इवेंट कि वो कौन सा इवेंट है। तो यहाँ पे देखो उसको थोड़ा ब्रीफली करा हुआ है, 1 to 3 में डिवाइड करा हुआ है। टैक्स दैट इज़ वी आर एबल टू द इवेंट, कि हमें टैक्स का पे करना जब इवेंट होगा, और इवेंट कब होगा? जब हमारी ट्रांजेक्शन होगी। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? पहले टैक्सेबल लिमिट, एक्साइज ड्यूटी पे कब लगता है? जब मैन्युफैक्चर हो रही होती है। सीएसटी कब लगता है? जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में। उसके बाद टैक्सेबल इवेंट एंड सर्विस टैक्स कब लगता है? जब हम सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं। वैलिडेट कब लगता है? इंटर स्टेट के लिए। एंड टैक्सेबल इवेंट को कस्टम्स में कौन सा होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में। तो अभी बस यही है, बाकी अब टैक्सेबल इवेंट अभी पता ही लग गया। सेंट्रल ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग में, सीएसटी लगता है इंटर स्टेट पे, वैट लगता है इंट्रा में, कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, सर्विस टैक्स लगता है सर्विसेज वगैरह पे। सो देखो टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी क्या बोलता है? Definition of GST clearly state that GST is levied on supply of goods and services। और बहुत ही देखो अभी प्रॉपर पता लग गया कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हमारी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो मेन इवेंट क्या है? यहाँ पे सप्लाई होती है, सर्विस सेल नहीं होती है।
सो अभी नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जब भी हमारी सप्लाई हो रही होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, दोनों की बात हो रही है। और टैक्सेबल इवेंट क्या होता है कि वो हैपनिंग कि हमारा इवेंट कब हुआ, मतलब कि हमने जो लायबिलिटी है टैक्स की वो कब अट्रैक्ट करी ऑन हैपनिंग द इवेंट, कि जो हमारी जो लायबिलिटी है वो एक्स आई है, जिससे कि वो जो टैक्स होता है वो पे करने के लिए हो जाता है। सो व्हेन डज द लायबिलिटी टू पे टेस्ट अराइव व्हेन इज टैक्स अंडर जीएसटी, की जो जीएसटी है वो एक्चुअल में लगता कब है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हैपनिंग ऑफ टैक्सेबल लिमिट एग्जाम्पल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब कभी भी सप्लाई होती है। सो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी वहाँ पे हमारा जीएसटी लग जाएगा। सो डिटरमाइन कैसे करते हैं, इट्स सप्लाई, सप्लाई पहले देखते हैं सप्लाई कौन सी है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, ये चेक करते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ दी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि अब हमें पता कैसे लगेगा कि वो गुड्स है, सप्लाई है, या वो दोनों है। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला तो आया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जीएसटी, फर्स्ट चैप्टर से आया था, बहुत अच्छे से करवाया है, तो ये तो प्रॉपर 25 मार्क्स में आया था। देन दूसरा था एक्सप्लेन आईजीएसटी, आईजीएसटी भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। देन फिर आया था प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन तो भी फर्दर चैप्टर्स में आएगा प्रॉपर, वो हमेशा हर फाइनल्स में भी आएगा और इसमें भी आएगा। देन एक नोट आया था कि 3 टॉपिक्स पे नोट डालने थे, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट विद एन एग्जाम्पल, एंड इंक्लूजन इन ट्रांजेक्शन वैल्यू। इस पूरे 4 में से हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं करे हैं, रजिस्ट्रेशन वाला एंड इंक्लूजन ऑफ ट्रांजेक्शन इन वैल्यू वाला, अदरवाइज हमने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी का बुरा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, की जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को कैसे डिटरमाइन करना है। सो टैक्स देने से पहले हमें देखना पड़ता है कि वो गुड्स की सप्लाई है कि नहीं है। तो उसके देखने के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो गुड्स अंडर जीएसटी आता है कि नहीं आता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सब सर्विसेज क्या है। तो गुड्स पढ़ता है, यहाँ से पढ़ते हैं डायरेक्ट, गुड्स क्या है। सो गुड्स का मतलब होता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मनीज के अलावा, ठीक है। बट इसमें हमारे एक्शनेबल क्लेम्स आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे कि जब वो क्रॉप्स बड़ी हो जाएंगी तब हम जाके उनको बेच सकते हैं आगे जाके, इसलिए। अब पढ़ते हैं गुड्स अंडर जीएसटी की, जो गुड्स हैं वो कौन कौन से आते हैं, मतलब मूवेबल गुड्स आती है, इंटेंजिबल आती है, ऑनलाइन गेमिंग आती है, ऑनलाइन मनी आती है, बैटिंग गैम्बलिंग आती है, एक्शनेबल क्लेम आते हैं कसिनो वगैरह के। और गुड्स में क्या क्या नहीं आता, मनी, सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, लोन, ये सब नहीं आता है। सो द डेफिनेशन स्टेटेड अबव क्लियर दैट, अब डेफिनेशंस क्या कहती है, गुड्स मस्ट बी मूवेबल, गुड्स मूवेबल होनी चाहिए, इधर से उधर जाने की, जैसे क्रॉप्स वगैरह। इंटेंजिबल होनी चाहिए, लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, स्पेसिफिक एक्शनेबल होने चाहिए, जैसे कि बैटिंग, लॉटरी, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब, मतलब जो कि आप जिसको टच कर सको, फील कर सको, मूव कर सको इधर से उधर तक, वैसे वाली। देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड फ्यूचर डेट्स, फ्यूचर डेट्स की जैसे कि भी ग्रोइंग क्रॉप्स की बात हो रही है, सिक्योरिटीज़ हैं। देन सप्लाई ऑफ मनी इज नाइदर भी गुड्स की, देखो जो सप्लाई ऑफ मनी होती है ना ही वो गुड्स है ना ही वो सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मनी तो सर्कुलेशन फ्लो में आती है ना, इसलिए। देन इंटरेस्ट, डिविडेंड, लोन्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टैक्सेबल अंडर नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही ना किसी की गुड्स है ना वो किसी की सप्लाई है। उसके बाद रिफ्रेन एक्ट फ्रॉम टॉलरेटिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वर्कर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या होता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कॉम्प्लीमेशन, इंस्टॉलिंग, मॉडिफिकेशन, मेंटेनेंस, जितने मतलब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, आई थिंक सो ये भी नहीं आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ वर्क सप्लाई मटेरियल इंसिडेंटल है, शायद ये भी नहीं आते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज सर्विसेज की, सर्विसेज क्या है। सो सेक्शन 2.102 ऑफ CGST एक्ट डिफाइन सर्विसेज फॉलो, सर्विस मतलब कोई भी मीन्स अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज़, मनी, गुड्स, सिक्योरिटीज़ के अलावा जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी सर्विसेज में जो आपको बेसिकली आपको प्लेजर दे रही होती हैं, सर्विसेज जो आप सी नहीं कर सकते बट आप उसको फील कर सकते हो। उसके बाद यूज़ ऑफ मनी, मनी के कंसिडरेशन में आप उसको यूज़ कर रहे हो, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वैल्यू एडिशन में आती है। इकॉनमी के कुछ फीचर्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मनी की वैल्यू एडिशन हो रही है, इंटेंजिबल होती है, पेरिशेबल होती है, उसको स्टोर नहीं कर सकते आप। सर्विसेज को कैसे स्टोर कर सकते हो, लाइक आप किसी होटल जा रहे हो, एयरक्राफ्ट जा रहे हो, वहाँ पर आप उनकी सर्विसेज सिर्फ अटेंड कर सकते हो, उसको ले जाके घर नहीं ले जा सकते। दैन बेनिफिट ऑफ सर्विसेज में लास्ट लॉन्गर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, फर्दर सर्विसेज, पेरिशिप सर्विस जो थोड़ी पेरिश होती है, ये सिर्फ रिटर्न नहीं कर सकती, आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वैल्यू एडिशन है, इंटेंजिबल है, इंस्टेंटली पेरिशेबल हो जाती है। दैन सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और स्कोप ऑफ सप्लाई की क्या है। सो बिफोर डिटरमाइनिंग वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। देखो ये देखने से पहले कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई क्या है, देख लेते सप्लाई है क्या। सो अंडर द सेक्शन 7 द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स
All forms of supply of goods and services, both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, डीजल, जिसमें हम मनी की कंसिडरेशन करते हैं या फिर उस चीज़ को ले रहे हैं जो फर्दर हमारे बिजनेस में काम आए, उसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, सप्लाई मतलब सब कुछ भी देख लो यार, जो हमारी इकॉनमी में वैल्यू एडिशन कर रही हो, फर्दर बिजनेस के लिए हेल्प कर रही हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, बार्टर हो, वो सब कुछ सप्लाई में आता है। दैन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट कॉस्ट ऑफ फर्टिकेंट्स ऑफ बिजनेस, जितनी हमारी इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, चाहे वो हमारी फर्दर बिजनेस में काम आ रही हो या फिर ना रही हो। देन अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, भी कुछ और भी एलिमेंट है इसके, जैसे कि द एक्टिविटी स्पेंडिंग शेड्यूल, जितनी हमारी शेड्यूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद सप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी आपको पता लग गया ना, एक्सचेंज वगैरह की बात हो रही है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके हमारा सप्लाई एंड जीएसटी बन जाता है अंडर सेक्शन 17। तो सेक्शन 7 प्रोवाइड द सप्लाई ट्रांजेक्शन, द डेफिनेशन सप्लाई मस्ट स्टेट अबव ऑल एग्जाम्पल एक्सप्लेन सप्लाई। कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, इतना ज़्यादा खास है, पड़ता है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो असेंशियल सप्लाई, सप्लाई में भी गुड्स हो सकते हैं, सर्विस हो सकते हैं, दोनों होती है, बट शुड बी, पर वहाँ पे हमारा कंसिडरेशन आना चाहिए और किसी बिजनेस के लिए काम आना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी, 3 चीज़ें होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई इन टैक्सेबल टेरिटरी, मे बी टैक्सेबल मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, की कोई वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, प्रॉपर एकदम टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। तो इनको वन बाय वन करके पढ़े। द फर्स्ट दैट इज सप्लाई कैन बी गुड्स और सर्विसेज, और बोथ की जो सप्लाई होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकती है, वो दोनों भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, देखो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी, शायद इसी के बाद ही आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स कैन भी, यहाँ पे दो चीज़ आ सकते हैं, बिटवीन द यूटीज़, बिटवीन द सेम यूटीज़। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो सप्लायर है वो पंजाब से पंजाब में भेजा है, तो वहाँ पे उसका CGST एंड SGST लगेगा, इंट्रेस्ट रेट लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज भेजी है पंजाब से हरियाणा, तो वहाँ पे हमारा पंजाब से मतलब इंट्रेस्ट रेट लगेगा, मतलब IGST लगेगा। दैन सप्लाई ऑफ गुड्स, दोनों एग्जाम्पल, सपोज अ कार गिवन फॉर सर्विस। तो मैं बताती हूँ क्या होता है मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। एक सेकेंड। हाँ, कंपोजिट सप्लाई होता है जब आपको अपनी कार की सर्विस करानी है, तो आप कार भी दोगे। ठीक है, आपको सर्विस ही तो करवानी है, तो आप कार क्यों दे रहे हो, कार तो मूवेबल गुड्स है, वो तो गुड्स में आ जाते हैं, तो सर्विस के लिए भेज रहे हो। तो जब आप किसी दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आपके आ जाता है कंपोजिट सप्लाई। मीन वाइल जब आप सिनेमा में जाते हो, आप अकेले फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, आप अकेली कोल्ड ड्रिंक परचेज कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको प्रॉपर मील देते हैं, जिसमें आपके चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स वगैरह, मतलब जितनी भी सब कुछ स्टफ़ होता है, वो तो सब एक इंडिपेंडेंट गुड्स होती है ना। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंट को बंडल में बना के सर्व करते हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। मीन वाइल कंपोजिट सप्लाई होता है जब आप सर्विसेज को उससे अलग नहीं कर सकते, प्रिंसिपल चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते, तो ये होता है। ठीक है, अभी बैक टू टॉपिक आते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन है मल्टीपल सर्विसेज, तो यहाँ पे असेंशियल, इसके में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये रहा कंपोजिट सप्लाई, लो यहीं पे आ गया। सप्लाई कैन भी बोथ, जो सप्लाई तो दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपने दो ऑप्शंस आ जाता है, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट क्या बोलते हैं, मीन सप्लाई में फिर टैक्सेबल पर्सन, जहाँ पे आप टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपेंट, जो टैक्सेबल पर्सन होता है वो रिसिपेंट को देता है। सो यहाँ पे 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, तो नेचुरली बंडल्ड होती है, मतलब नेचुरली बंडल्ड होता है, उनको अलग नहीं कर सकते हो। सो कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, व्हेन 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, जब दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई जा रही हो, जब वो नेचुरली बंडल्ड होती हो, कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल सप्लाई वाला सीन आ जाता है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद कॉन्स्टिट्यूट द प्री डिटरमाइंड एलिमेंट। कंपोजिट सप्लाई विच, जहाँ पे आप दो चीज़ों को अलग नहीं कर सकते, दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई। सो एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई इन एयरवे टिकट, जहाँ पे आपको एयरवे टिकट में आपको फूड सर्व होता है, लगेज सर्विस प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्ट होता है। दैन ऑल A1 to 4 आर कंपोजिट सप्लाई। अब ये पूरा प्रोसीजर है, आप एयरवे की फ्लाइट में जा रहे हो तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पैसेंजर इस प्रिंसिपल सप्लाई, तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई होगा। हाउ टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई, कि आपको कैसे पता लगेगा कि टैक्स लायबिलिटी क्या है। सो कंपोजिट सप्लाई compromising of 2 or more supplies, out of which one of which is principal shall be treated as supply such as principal। कंपोजिट सप्लाई जब दो से ज़्यादा सप्लाई मिलती हैं और वो प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। सो अभी एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। कंपोजिट सप्लाई कार के साथ जा रही है, रिपेयर के लिए जा रही है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रिपेयर, मतलब जो मेन कोज होती है ट्रांजेक्शन का उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाईज। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना।
उसके बाद अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज क्या बोलता है। सो मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होती है, व्हेन टू और मोर मोर सब टैक्सेबल पर्सन, पर यहाँ से भी दो से और दो से ज़्यादा गुड्स आ रही होती हैं, बट वहाँ पे वो जो नेचुरली वे अलग अलग होती है, नेचुरली वे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। बस उनको साथ में करके प्राइस टुगेदर कर देते हैं और फिर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल केक, ड्रिंक, जूस, चॉकलेट, इन सब की इंडिपेंडेंट है, बट आप इनको एक पूरे हैम्पर में दे रहे हो, तो वो मिक्स सप्लाई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन मिक्स सप्लाई कैसे है, एंड आइडेंटिफाई मिक्स सप्लाई द रिक्वायर्ड टू सप्लाई कंपोजिट अ सप्लाई कैन मिक्स सप्लाई व्हेन इट्स नॉट मिक्स सप्लाई वो होती है जब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होती है। सो दिस मीन्स ईच सप्लाई द मिक्स सप्लाई इज नॉट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होती एक दूसरे से, ठीक है। हाउ टू फाइंड इट्स मिक्स सप्लाई, कैसे पता लगेगा कि वो मिक्स सप्लाई है। सो वो एक कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, इंडिविजुअल आइटम्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड नहीं होंगे इंडिविजुअल, और वो इंडिपेंडेंटली सर्व भी करे जा सकते हैं। आप केक भी सर्व अकेले कर सकते हो, ड्रिंक भी सर्व कर सकते हो, चॉकलेट, जूस, ये सब आप अलोन सर्व कर सकते हो, तो इसलिए वो मिक्स सप्लाई है। उसके बाद हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी और मिक्स सप्लाईज, आपको टैक्स लायबिलिटी कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा सप्लाई दैट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जहाँ पे आपका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा। सो मिक्स सप्लाईज क्या होती है, जब टू और मोर सप्लाईज आ जाती हैं, विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, जब वहाँ पे हाईएस्ट टैक्स आ जाता है। So the next page, a shopkeeper storage food bottle along with registrator bottles and refrigerator can easily price and solve bundles. So supplies और mix supplies वही रेफ्रिजरेटर में बस एग्जांपल्स हैं, मैं बस ये एग्जांपल पढ़ लेना एक बारी। उसके बाद रेंटिंग हाउस रेजिडेंसेस नेगेटिव सर्विस सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग फूड कैन, सो सारे एग्जांपल सेम है। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, तो टू और मोर गुड सर्विसेज नेचुरली बंडल, यहाँ पे नेचुरली बंडल कर रखे हैं, टू और मोर गुड यहाँ पे नेचुरली बंडल नहीं होते हैं। यहाँ पे एक आइटम होता है प्रिंसिपल आइटम और बाकी होता है रिलेटेड, जैसे सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, सेकेंडरी रिलेटेड सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पे जो सारी आइटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़ी अनरिलेटेड होते हैं। फिर द टैक्स रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई सेपरेट द होल बंडल, जो टैक्स रेट होगा प्रिंसिपल सप्लाई का वही सारे बंडल पे लगेगा हाईएस्ट, और जहाँ पे जितनी भी जो भी आइटम में हाईएस्ट रेट होगी उसका टैक्स लगता है। सो जैसे यहाँ पे एयर ट्रैवल का, यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ट्रीटेड एज वन सप्लाई, इसको वन सप्लाई से लेंगे, यहाँ पे वन सप्लाई लेंगे, बट जो टैक्स होगा वो हाईएस्ट रेट पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन दैट इज सप्लाई मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन। तो ये 1 2 3 क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सप्लाई के, जिसमें पहले हमने पूरा प्रॉपर चार्ट पढ़ा था ना कि इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए सप्लाई के लिए, एक कंसिडरेशन होना चाहिए, फर्दर बिजनेस होना चाहिए। तो पहले हमने पढ़ लिया सप्लाई कैन बी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई होती है वो दोनों हो सकते हैं, फीचर्स की बात कर रहे हैं ना हम सप्लाई के। तो पहला था फीचर्स कि वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, भी इसमें ये सब आ जाता है। देन हम सेकंड पढ़ते हैं दैट इज सप्लाई मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन, की जो सप्लाई होती है वो कंसिडरेशन की होती है, वो फ्री फंड में नहीं होती है। So one of the essential condition for the supply of goods and services falls beneath the ambit GST। यहाँ पे फर्स्ट पढ़ लेते हैं। However, consideration does not always means money, कि देखो consideration का मीन्स हमेशा मनी ही नहीं होता, it covers anything, यहाँ पे हर चीज़ आ सकती है जो भी किसी एक्सचेंज में ले रही हो। एग्जाम्पल, कंपनी गिव्स मोबाइल फ़ोन इन कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट सर्विस, की किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने मनी नहीं दी है, उन्होंने आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया, तो ये भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा। उसके बाद सेकेंड दैट इज़ फर्दर, अ कंसिडरेशन नीड नॉट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई, इट कैन ऑल्सो मेड बाय थर्ड पर्सन, की ज़रूरी नहीं है आप दो ही लोगों के बीच में हो, वो थर्ड पर्सन भी आके कर सकता है। एनी डिपॉजिट अनसिक्योर्ड लोन्स वेदर रिफंडेबल नॉट शैल बी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, जितने आपके लोन वगैरह होते हैं वो सब आपके कंसिडरेशन के पार्ट में नहीं आते हैं। देन थर्ड वन दैट इज सप्लाई मस्ट बी फॉर फर्दरेंस फॉर बिजनेस, की वो प्रॉपर बिजनेस के लिए होनी चाहिए, वो कोई होम ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। द सप्लाई मस्ट हैव बीन business purpose on transaction in personal capacity which is not cost business shall be treated। GST is essential for tax only commercial transaction, की जो GST वो सिर्फ कमर्शियल ट्रांजेक्शन पे लगता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज सप्लाई मस्ट बी मेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, की जो सप्लाई होती है वो टैक्सेबल टेरिटरी पे होती है, वाला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फॉर अ सप्लाई टू अट्रैक्ट GST इज द प्लेस ऑफ शुड बी इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड सर्विसेज डिटरमाइन बेस्ड, कि देखो जीएसटी तो है डेस्टिनेशन बेस्ड, तो वहाँ पे तो आपको एक प्रॉपर प्लेस होनी ही चाहिए। देन फिफ्थ वन दैट इज सप्लाई मस्ट बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, अ सप्लाई अट्रैक्ट जीएसटी शुड बी मेड टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाई, की देखो जो जीएसटी को टैक्सेबल की जो सप्लाई है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, तो दो अनटैक्सेबल पर्सन नहीं अडॉप्ट कर सकते ये चीज़। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई कैन बी मेड टू अ नॉन टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो,
the restricting being taxable is only for the supplier, the recipient can be either taxable. देखो जो सप्लायर होता है वो तो टैक्सेबल होना ही चाहिए, रिसिपेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो टैक्सेबल हो या वो ना हो, फिर भी सप्लाई होगी ही तो होगी. सो मीनिंग ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, अब देख लेते टैक्सेबल पर्सन कौन है. सो अ टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल बी रजिस्टर्ड अंडर दी सेक्शन 22-24. कि देखो टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, वो पर्सन जो रजिस्टर्ड होता है अंडर द सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24. अब प्रॉपर एक चार्ट भी बना हुआ है इसका, आगे वो पढ़ लेते हैं. सो टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, कि जो पर्सन या तो वो रजिस्टर्ड हो या फिर वो लायबल होने वाला हो रजिस्टर्ड के. देन 6(1) दैट इज सप्लाई मस्ट बी अ taxable supply. Only taxable supplies are chargeable to tax under GST. Now the taxable supply, अब इसको समझने के लिए कुछ डिटेल में सेक्शन नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा CGST. सो स्कोप ऑफ सप्लाई क्या होता है, इंक्लूजन इन सप्लाई, ये भी एग्जाम में आया था. स्कोप ऑफ सप्लाई दो चीज़ों में है, इंक्लूजन इन सप्लाई एंड सेकेंड में दैट इज एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई. तो इंक्लूजन ऑफ सप्लाई में आ जाते हैं टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 7. 1. Supply for consideration of for course of business, and further section 1. Important of service for consideration, supply without consideration and deemed to supply. ये आते हैं इंक्लूजन्स में, और एक्सक्लूजन्स में आता है सेक्शन 7(2). शेड्यूल एक्टिविटी शुड भी, जो को प्रॉपर एकदम शेड्यूल में बनाई दी गई है, और जो गवर्नमेंट बोलती है वो आती है एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई की. देखते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई की क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, तो इसको तो डिटेल में पढ़ लेते हैं. वैसे CGST में बताया हुआ है इन्होंने कि बता रखा है. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है. हाँ चलो, इंक्लूजन इन सप्लाई को तो डिटेल में पढ़ लेते हैं. टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है. सो ओनली टैक्सेबल सप्लाई शैल बी लीव्ड विद द टैक्स अंडर GST. टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग. अब टैक्सेबल सप्लाईज में क्या क्या था. फर्स्ट A, दैट इज सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सप्लाई ऑफ सर्विस बोथ एक्सचेंज लाइसेंस फॉर कंसिडरेशन के होना चाहिए, आगे जाके बिजनेस के लिए होना चाहिए. सो डेफिनेशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स, यहाँ पे हमारे सब कुछ आ जाता है, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज और फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन ऑफ कोर्स फर्दर ऑफ बिजनेस. इन सिंपल वर्ड सप्लाई एंड सेक्शन इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं. कंसिडरेशन होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, फर्दरेंस बिजनेस के लिए काम आना चाहिए. इन द सेंस बिजनेस के मतलब जो भी आप कुछ कर रहे हो, जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो बिजनेस के फेवर में आनी चाहिए, ये है इसका बेसिकली मतलब. तो सप्लाई में क्या क्या आता है. पहला आता है सेल, कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, देन ट्रांसफ़र आ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, देन बार्टर आ जाएगा जब एक गुड से दूसरी गुड के लिए एक्सचेंज करते हैं, देन लाइसेंस आ जाएगा राइट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, रेंटल आ जाएगा प्रॉपर्टी के लिए, लीज आ जाएगा किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, डिस्पोजल आ जाएगा किसी एसेट को सेल करने के लिए. तो अब इनको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं. सेल वगैरह को यहाँ पे लिखा हुआ है. सो सेल क्या होती है. सेल का मतलब क्या होता है, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह के. ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट, एब्सोल्यूट, कंडीशनल और वॉलंटरी, कभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद बार्टर क्या होता है, जब एक गुड से गुड के बदले में गुड एक्सचेंज करो. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जब वो म्यूचुअली ओनरशिप दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, मैंने उसकी बॉटल रख ली, उसने मेरी बॉटल रख ली, हो गया एक्सचेंज. उसके बाद लाइसेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको एक राइट मिल जाता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. जैसे लाइसेंस पढ़ लेते हैं. सच राइट वेयर वन पर्सन ग्रांट अनदर और डेफिनेट नंबर ऑफ अदर पर्सन राइट टू कंटिन्यू द फोन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द ग्रांटर समथिंग विच एब्सेंस इन द राइट अनलॉफुल सच एज. कुछ नहीं, लाइसेंस है कि आपको परमिशन मिल जाता है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए. देन रेंटल क्या होता है. रेंट वर्ड इन्होंने बैक्स लॉ डिक्शनरी में यूज़ किया है. पीरियडिकली पेमेंट के लिए हमेशा रेंट वगैरह ही पे करते रहते हैं हर जगह, तो पीरियडिक पेमेंट के लिए ही है. देन 7th दैट इज लीज ऑफ immovable property for transfer of right certain. इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं. अ ट्रेडर ट्रांसफर राइट टू यूज़ मशीनरी टू मिस्टर योगेश अगेंस्ट मंथली रेंट 10,000. सो दिस मंथली रेंटल शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई फॉर द ट्रेडर एंड टैक्स पेबल बाय हिम 10th every month. लीज इन द सेंस पावर ही मान लो ये भी यूज़ करने के लिए. देन 8th वन दैट इज डिस्पोजल मीन सेलिंग ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ द इकॉनमी. डिस्पोजल भी होता है जब हम वाइंडिंग अप कंपनी, जब हम कंपनी को वाइंड अप करते हैं तो जितने भी अपने एसेट वगैरह होते हैं बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं ये. तो अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. एडिशन एज पर द बजट, अ न्यू क्लोज हैज़ बीन मेड, न्यू क्लोज आया, अमेंडेड एंड इम्पैक्ट. ये पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है नहीं. सेकेंड पढ़ते हैं दैट इज importation of service. So import of only service for consideration
वेदर फॉर बिजनेस और नॉट फॉर बिजनेस। देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन चाहिए। अब बिजनेस के लिए है कि नहीं है वो तो पता नहीं है, दोनों होते हैं, दोनों सप्लाई होती है। सो क्लोज बी क्या बोलता है सेक्शन 1 का, प्रोवाइडेड इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर फॉर बिजनेस कंसिडर सप्लाई द फॉलोइंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। फॉलोइंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। सो इट इज़ एप्लीकेटेड फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नॉट फॉर गुड। यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात होती है, गुड्स की बात नहीं हो रही होती है। सर्विस शेल बी प्रोवाइडेड विद कंसिडरेशन, जितनी सर्विस है वो सिर्फ कंसिडरेशन के लिए हो रही है। दैन सर्विस जो है वो फर्दर बिजनेस के लिए काम आ रही है। दैन इसका मतलब जो सर्विस है वो इंडिया में होनी चाहिए, इंपोर्ट, दैन कंसिडरेशन के लिए, बिजनेस के लिए, और जो जीएसटी है तब जाके लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे है, दैट इज supply without consideration, section 7.1c under the schedule 1. So an activity can be considered supply only when it's made with consideration। कोई भी एक्टिविटी सप्लाई तभी होगी अगर वहाँ पे कंसिडरेशन की बात हो रही होती है, ठीक है। बिना कंसिडरेशन के कोई क्यों ही काम करेगा, और क्यों ही नहीं तो वो तो गिफ्ट नहीं हो जाएगा। सो however importation or supply always on the previous point or activity considered made without clause, मतलब बिना कंसिडरेशन के तो होते नहीं है। सो भी एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल फॉर बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट एक्सचेंजेस हैज़ बीन अवेल सच क्रेडिट्स। परमानेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, आईटीसी लगती है, इवन नो कंसिडरेशन सप्लाई। मतलब अगर वहाँ पे आईटीसी लग रहा है और कंसिडरेशन नहीं हो रहा है वो तब भी सप्लाई है, जैसे कि डोनेशन वगैरह। then second one, that is supply between related person or distinct person, supply of goods and services or both related person between distinct person, specific qualify, these can be two conditions, supply of goods or services both has taken between related person। जो सप्लाई होती है वो दोनों रिलेटेड पर्सन के लिए होनी चाहिए, जो सप्लाई होनी चाहिए वो फर्दर बिजनेस के लिए यूज़ होनी चाहिए। मतलब इसमें भी दो चीज़ें बताई हैं, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, फर्दर बिजनेस के लिए होना चाहिए, वो दोनों भी सप्लाई होते हैं। अब देखते हैं रिलेटेड पर्सन कौन होता है। रिलेटेड पर्सन होता है person called register or related as if such person are officers directors of once another business। एक दूसरे के ऑफिसर डायरेक्टर होने चाहिए, लीगली रिकग्नाइज होने चाहिए, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय होनी चाहिए, देन कंट्रोलेबल होने चाहिए, थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा हो चीज़ को, मेंबर होने चाहिए सेम फैमिली के, ये सब होता है रिलेटेड पर्सन। सो अब नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं जो है हु इज़ आ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? सो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? हु हैज़ रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन स्टेट, जो एक स्टेट से ज़्यादा ही लोग स्टेट में रजिस्टर्ड हो रहा होता है उसको बोल देते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, जहाँ इसका एक से दो जगह से ज़्यादा रजिस्टर हो रखा हो स्टेट वगैरह का वहाँ पे। सो स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट है स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच। इफ वी व्यू अ फर्स्ट साइड डिस्कशन ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, पढ़ लेना, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। थर्ड वन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। Third one, that is principal agent only goods. Supply of goods via principal to his agent without consideration, where agent undertake the supply such goods on behalf of the principal is considered as supply। कि एक सप्लाई है, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को दी है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो वहाँ पे वो भी सप्लाई होगी। ए ने गुड दी है, पी ने गुड दी है ए को, फिर ए ने वो गुड दी है पी को। एजेंट अंडरटुक सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ principal। Similarly, supply of goods by an agent to principal without consideration, where the agent undertake the receipt। मतलब अगर वो बिना किसी कंसिडरेशन के दे रहे हैं सबऑर्डिनेट वगैरह, तो वो तब भी सप्लाई ही कंसिडर होगी। सो इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर इज ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इज कवर्ड हेयर। सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स की हो रही हो, प्रिंसिपल एजेंट की हो रही हो विदाउट कंसिडरेशन, वो भी सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ रिलेटेड पर्सन, नॉन कंसिडरेशन फॉर फर्दर बिजनेस सप्लाई। अगर रिलेटेड पर्सन है और कोई कंसिडरेशन नहीं है पर वो फर्दर बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, वो तब भी सप्लाई। मतलब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी है कि वो किन किन सिचुएशन में सप्लाई है कि नहीं है। तो बस ये चीज़ें ना याद करने वाली है, एकदम ठीक ठीक से तरीके से याद कर लेना। वैसे तो चॉइसेस बहुत आती हैं क्वेश्चन में। नहीं हो रहा है कोई चैप्टर, नहीं समझ में आना, छोड़ दो, कोई बात नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम है, इतने सालों से एग्ज़ाम ही दे रहे हो। सो अब पढ़ते हैं D1, दैट इज़ डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ज़्यादा सीरियस मत ले जाना मेरी बात को, मतलब पढ़ लेना, चैप्टर ईजी है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कि डीम्ड होने वाली, मतलब होने वाली होती है। सो सेक्शन 7.1 क्या बोलते हैं, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन सेक्शन 1 शुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स
refer to section 2. So, in general words, section state that an activity or transaction must be qualified as per definite supplies being treated supplier की एक जो कि एक शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जो कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो एज अ गुड्स एंड सप्लाई में डीम्ड कर देते हैं. सो ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कौन सी होती है. सो फर्स्ट इज ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र में क्या क्या आते हैं. आप ट्रांसफ़र कर रहे हो टाइटल ऑफ गुड का, यहाँ पे कंसिडर, यहाँ पे गुड्स की कंसिडर कर लेंगे. और अगर आप राइट वगैरह दे रहे हो, ऑनरशिप यूज़, गुड्स यूज़ करने की ऑनरशिप दे रहे हो, अनडिवाइडेड शेयर कर रहे हो ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी. बट अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन फ्यूचर, और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वो भी एज अ गुड एडजस्ट करेंगे वो. सो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इज सप्लाई ऑफ गुड. जब भी आप किसी टाइटल का किसी टाइटल की ऑनरशिप दे रहे होते हो, टाइटल दे रहे होते हो, तो वहाँ पे गुड्स आ जाती हैं. देन राइट ऑफ ट्रांसफर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल. बट अगर आप बिना टाइटल के दे रहे हो तो वहाँ पे वो सर्विस आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है. सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन फ्यूचर इज सप्लाई ऑफ गुड. क्या फ्यूचर में बात कर रहे हो तो वो सप्लाई की बात हो रही होगी. अब सेकंड वन दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग. कि लैंड एंड बिल्डिंग कैसे. लैंड एंड बिल्डिंग लीज, टेनेंसी, एस्टीमेट, लाइसेंस एंड अनऑक्यूपाइड लैंड कंसिडर सर्विस. देखो जस्ट लीज हो रही है, टेनेंसी हो रही है, लाइसेंस वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सप्लाई की बात करेंगे. बट अगर आप लीजिंग और लेटिंग आउट बिल्डिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे भी आप सप्लाई की बात करेंगे. थर्ड वन पढ़ते हैं दैट इज ट्रीटमेंट और प्रोसेस. सप्लाई ऑफ सर्विस. एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस applied to another person could deem to be supply of service such hard treatment changes composite or natural nature product. इसका मतलब है कि अगर आप किसी और की गुड्स पे अपना कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो भी ऐसा सप्लाई यूज़ होता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है. सो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स. सो अगर आप बिजनेस के एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हो बिना किसी, अगर कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगा. मीनवाइल अगर आप बिजनेस गुड्स आर पुट टू प्राइवेट यूज़, अगर वो प्राइवेट यूज़ के लिए हो रही है तो वो सप्लाई एज अ यूज़ होगी. उसके बाद एक गुड्स फ्रॉम पार्ट ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस पर्सन सीज एंड ट्रांसफर बिफोर सीज टू बी टैक्सेबल. बिना टैक्सेबल पर्सन के आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे वो तब भी एज अ सप्लाई यूज़ होगी. तो भी नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. की सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है. रेंटिंग होती है इमूवेबल गुड्स की, कंस्ट्रक्शन होती है. देन टेम्परेरी ट्रांसफ़र हमने पढ़ ही लिया है क्या होता है. टेम्परेरी ट्रांसफ़र मतलब आपने किसी एज अ रेंटल यूज़ के लिए दिया उसे. सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है. कंपोजिट में सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है. प्रिंसिपल सप्लाई होती है. देन मिक्स सप्लाई में हमें दो इंडिपेंडेंट चीज़ें होती हैं. प्रिंसिपल सप्लाई हमने पढ़ लिया है. हमने कंपोजिट सप्लाई भी अच्छे से पढ़ लिया. मिक्स सप्लाई भी हमने अच्छे से पढ़ लिया. बट ये बार रीड करने वाली चीज़ें हैं. ठीक है. इनके सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए. और अभी एग्जाम में सिर्फ यही होता है. तुम सिर्फ ना मीनिंग याद करके चले जाया करो कि इसका मतलब ये होता है, और एग्जाम में जाके सिर्फ अपने वर्डिंग में लिखाओ, शीटें भराओ, और कुछ नहीं चाहिए होता है. एग्जामिनर को कोई पढ़ने नहीं बैठता है, कोई वोकैबलरी वगैरह पे थोड़ा बहुत ध्यान देता है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं होता. सो अब पढ़ते हैं दैट इज़ सप्लाई ऑफ गुड. सो सप्लाई ऑफ गुड में ये सारी चीज़ें आती हैं. तो अभी पढ़ते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई. ठीक है. नेगेटिव लिस्ट. ठीक है. अभी ये क्या होती है. सो सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 7. सप्लाई तो डिफाइन हो ही गई सेक्शन 7 के अंदर. देन उसके बाद शेल बी ट्रीटेड ट्रांजेक्शन इंटर गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी पब्लिक शेल बी ट्रीटेड सप्लाई. अगेन वो ना ही वो सप्लाई होती है गुड्स की, ना ही वो सप्लाई होती है सर्विसेज की. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ है. सो नेगेटिव लिस्ट में क्या क्या आता है. एक्टिविटी स्पेसिफिक इन शेड्यूल 2. जितनी भी शेड्यूल 3 के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब, जैसे कि सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर. अगर कोई एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वे. दैन सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल. जितनी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल वाली कुछ सर्विसेज होती हैं वे सर्विसेज. दैन सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वे एंड अदर, उन सब की सर्विस ऑफ फ्यूनरल और ब्रियल की जो फ्यूनरल वगैरह की सर्विस होती हैं ये सर्विस. दैन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. अगर लैंड और बिल्डिंग की सेल हो रही है उन चीज़ों के लिए भी. देन नेक्स्ट पेज क्या बोलता है. इफ़
परमिसेस सोल्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ओपनिंग सर्विस ऑफ सप्लाई नॉट सप्लाई, मतलब इन सब पे भी सप्लाई नहीं लगती है। देन एक्शेबल क्लेम होते हैं लॉटरी बेटिंग वगैरह, इन सब पे भी कुछ जगह पे सप्लाई नहीं लगती। देन पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट होती है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन करते हैं। एज पर द सेक्शन 7.2 ऑफ द GST एट प्रोवाइड पावर टू गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। सो इट शुड बी परफॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ वे परफॉर्मेंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सच एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ऐसे प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दीज गुड्स एंड सर्विसेज सब सेक्शन। सो बस इसमें यही था कि जो पावर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडर करने की, कैसे होती है कैसे नहीं होती है। तो बेसिकली मुझे तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें दो चीज़ें खास लगी। एक तो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या, तो जैसे कि मेरे एग्जाम में भी आया ही है ये इंक्लूजन वाला, इंक्लूजन इन ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये शायद इसी चैप्टर से हुआ, तो वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला टॉपिक लगेंगे। ये दो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अदरवाइज तुम एग्जाम के लिए सिर्फ डिफरेंसेस याद करके जाना, और याद रखना कि चैप्टर में से बेसिकली ज़्यादा वहाँ से आता है जो लास्ट ऑफ द पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का, उस पर ज़्यादा फोकस से ध्यान रखना। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 7, दैट इज फ्लेक्सिबल इवेंट एंड सप्लाई अंडर GST। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और जिसने चैनल ज्वाइन नहीं करा वो चैनल ज्वाइन कर लो, नोट्स वहीं मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर भी वहीं मिलेंगे, सब कुछ वहीं मिलेगा। एक तो इतनी एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है ना, फिर भी तुम रीच नहीं देते हो। सो या अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।